उर्दू स्कूल हेतु नवीन भवन का हुआ भूमि पूजन। वित्त मंत्री ने किया सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान। जयंत मलैया ने लिया दिव्यांग बच्ची को गोद। जीवन भर आर्थिक मदद का किया वादा। संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। नियमितीकरण की रखी मांग। सरपंच सचिव ने भी सौंपा ज्ञापन। मांगी पूरी करने किया प्रदर्शन। सुनार नदी में युवक की डूबने की आशंका, तलाश जारी। वृद्ध की मिली लाश, घर में ही पड़ा मिला शव। रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। निरंकारी संत के अनुयायियों ने किया रक्तदान। गणेशोत्सव पर्व की दिखाई देने लगी चहल पहल। प्रतिमाओं से सज गए बाजार। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में, दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल। अब समाचार देखिए विस्तार से। दमोह के उर्दू स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री जयंत मलैया का नेक दिल चेहरा सामने आया। मंत्री जी ने शाला में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा साहिबा, जो कि दिव्यांग है, उसको गोद लेते हुए उसकी जीवन भर आर्थिक मदद करने की बात कही। साथ ही इस वादे की जानकारी अपने बेटे को देने की बात कही। इसके साथ ही मंत्री जी ने तात्कालिक रूप से दिव्यांग छात्रा को 10,000 रुपए की मदद भी की और उसमें दृष्टि बाधित के लिए भी कर दिया। मैं अपनी ओर से बहुत छोटी सी बिटिया को ये 10,000 रुपये रख लो और ये जब तक पढ़ेगी, जहाँ तक पढ़ोगी, उसका पूरा व्यय मैं और मेरे बाद मेरा परिवार करेगा। साहिबा बानो सुवनगर में रहती हूँ। आज वित्त मंत्री जी ने आपको गोद लिया है, कहा है आपकी पढ़ाई का खर्चा देंगे, क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि हम जब तक पढ़ेंगे वो हमारे लिए फ्री बुक सपोर्ट करेंगे और वो जहाँ तक हम पढ़ना चाहते हैं पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे और हम उनका अधिकार हैं और उन्हें हमें जो कुछ वो अभी कर सके उन्हें हमें अभी राशि दी है 10,000 रुपये और वो बोल रहे थे आप जहाँ तक पढ़ना चाहती हैं पढ़ो और हम आपका सब साथ देंगे। ये कक्षा 10वीं की एक बिटिया है जो वास्तव में दृष्टिबाधित है। बिटिया का नाम है साहिबा और इस बिटिया को शिक्षा दीक्षा के लिए वित्त मंत्री जी ने आज घोषणा की है और न केवल उसे आर्थिक राशि देकर मंच पर सम्मानित किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि शासन की कल्याणकारी जैसी योजना है उसी तरह से, उसी भावना से उन्होंने कहा कि मैं पिता के तौर पर इस बिटिया को गोद लेता हूँ और जब तक ये बिटिया पढ़ेंगी उस बिटिया की शिक्षा दीक्षा और विद्या अध्ययन का पूरा प्रबंध प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय जयंत मलैया जी ने कहा है कि मैं करूँगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये एक प्रकार से सामाजिक सरोकार का मामला है और जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने एक संदेश दिया है, एक प्रकार से ऐसा मान लें कि बेटी बचाओ की दृष्टि में इससे अच्छा कोई प्रत्यक्ष उदाहरण शायद सारे मध्य प्रदेश में नहीं होगा कि उन्होंने स्वयं आगे आके कहा कि मैं ये जिम्मेदारी लूँगा और इस बिटिया को आगे पढ़ाऊँगा। हम सब उर्दू विद्यालय परिवार की ओर से इस अच्छी पहल का स्वागत करते हैं और वित्त मंत्री जी को साधुवाद देते हैं। और अब हर किस्म के विकलांगों के लिए सरकार ने आरक्षण किया है। मेरी भी इच्छा है कि सबसे अधिक तकलीफ़ अगर होती है तो दृष्टिबाधित बेटा या बेटी को होती है। इनको हमें बढ़ाना है, इनको पढ़ाना है और उनको अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर प्रदान करना है। आपने एक वादा भी किया है कि आप भी इसकी सहायता करेंगे और परिवार भी सहायता करेंगे। बिल्कुल, मैं आज अपने बेटे को बता दूंगा ये बात। शाला भवन के निर्माण की कड़ी में एक बार फिर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने उर्दू स्कूल परिसर में बनने वाले प्राथमिक शाला के भवन का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान भी किया। मंत्री जी ने इस दौरान स्कूल से जुड़ी अनेक बातों को साझा किया। वहीं आगे भी स्कूल के लिए सहयोग करने की बात कही। हम ईश्वर का स्मरण करके किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और इसलिए हम दुआ करेंगे
ईश्वर की प्रार्थना में अपने आप को ये बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण और आपकी सरकार जो सबका साथ सबका विकास कहती है, उस वाक्य से ही मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ और उस भावना के साथ ये इसी नोट पर यह कार्यक्रम विराम देगा। मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि सम्मानित करते हुए बहुत बहुत मुबारक आपके ये विनम्रता का प्रतीक स्वयं पहुँचे हैं सम्मान करने के लिए। और जब शिक्षक का सम्मान होता है तो पूरे शिक्षा विभाग का और हम सब का जोरदार तालियां पीछे तक बच्चों से। हाजी अब्दुल रज्जाक साहब। नहीं करती आरोप हमारे ऊपर कुछ भी लगे, हम परवाह भी नहीं करते उसकी। पर तो हमने बेटियों से ये कहा पढ़ो, तुम्हें क्या बनना है? किसी ने कहा हमें टीचर बनना, हम B.Ed करेंगे। अच्छा सोच है। हमने और क्या करना है? मैंने कहा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनो। और मुझे मालूम है कि यहाँ ज़्यादातर बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपकी सारी फीस मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा तो ठीक, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर 5 लाख और 8 लाख रुपए साल की मेडिकल फीस लगेगी, वो भी हमारी सरकार देगी। ये हमने निर्णय लिया है, हमने निर्णय लिया है। अब ये मौका नहीं है कहने का, पर तो फिर भी कहता हूँ चूंकि बच्चे हैं। संबल योजना हमने जो की है गरीबों के लिए शुरू, जिसमें बिजली के बिल माफ भी किए। संविदा अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की ओर से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें संविदा कर्मचारियों की एक ही मांग नियमितीकरण के बारे में शीघ्रता के साथ कदम उठाने, उनको लाभ देने की बात कही गई। इस दौरान एक संविदा कर्मचारी ने चेतावनी देते हुए चुनाव के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की बात कही। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। संविदा एकता जिंदाबाद। रामलाल हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। 10 सालों से संविदा पे बड़े बड़े पदों पे कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सभी लोग निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी संविदा ही जुड़ा हुआ है। तो इसका एक ही सूत्री मांग है नियमितीकरण। आज दमोह जिले के सभी संविदा समाज ने कलेक्टर महोदय के संज्ञान में अपना ज्ञापन लाया है कि जो सरकार ने हमसे वादा किया था, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक रूप से संविदा को शोषण की व्यवस्था कहा गया था और उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही नई व्यवस्था हम लाने वाले हैं, लेकिन आज दिनांक तक जब अधिसूचना लगने में मात्र 20 दिन रह गए हैं, सीएम का वादा वह झूठा वादा है। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा साबित हो, इसलिए हम पुनः उन्हें याद दिलाने के लिए एकजुट हुए हैं। और यदि ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो फिर जिस तरीके से वो झूठे वादे करते हैं, उन्हें भी उसके परिणाम देखना पड़ेंगे। सभी योजनाओं में सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उन्होंने जैसे संविदा को कलंक कहा है और इसे जल्दी हटाने के लिए नई पूरी नीति लाना है। हम उनसे पुनः आग्रह करते हैं कि सभी के लिए, जहां वो सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, हमारे लिए भी वो नियमितीकरण की लाए। हम लोग 8-10 साल से पंचायत विभाग और सभी विभागों में कार्यरत है और सभी योजनाओं में, चाहे चुनाव हो, चाहे जो भी शासन की नीति है, जो भी नई आती है, तो हम उसमें पूरी तरह सहभागिता होते हैं। और आवास योजना और SBM और सभी योजनाएं, वाटर सेट और जितनी भी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास और अन्य विभागों में, सब में हम पूर्ण सहभागिता करते हैं। अतः हमसे CM महोदय से ये निवेदन करना चाहें कि हमारे लिए भी वो नियमितीकरण का फरमान जारी करें।
सरपंच सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को पूरा करने का एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान सचिवों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे हालात में उनको यह ज्ञापन देकर अपनी मांग पूरी करवाना पड़ रही है। इस अवसर पर सचिव नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की बात कहते नजर आए। प्रदेश में जिले में कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ज्ञापन आप तक भेजा है। जितने सारे पंचायत सचिव हम मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं और हमारे साथ सरकार दोहरी नीति खेलकर कुछ घोषणाएं करती है और कुछ अमल में लाती है। हमारी जो मांगें थी विगत 3 वर्ष से हमारा संगठन आंदोलन करता चला आ रहा है, जिसमें हमारी मांगें सरकार पूर्ण नहीं कर रही है। 7वां वेतनमान और राज्य कर्मचारी के दर्जा सहित आज हम 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जन सुनवाई के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रांतीय आह्वान पर हम सभी एक साथ 51 जिलों में 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश शासन ने हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार किया है और 7वें वेतनमान से वंचित किया है। चपरासी से लेकर के कलेक्टर साहब तक 7वां वेतन लगाया गया है, किंतु सचिवों को अकेला छोड़ के हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इसी तारतम्य में हम लोग आज आए हैं। गणेशोत्सव पर्व को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। पर्व को धूमधाम से मनाने लोगों ने जहां घरों में तैयारियां प्रारंभ कर दी है, वहीं बाजार में गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी लोग करते नजर दिखाई दे रहे हैं। बाजार में अब सिर्फ मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की ही मांग है। मूर्ति विक्रेताओं का भी मानना है कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से लोग प्लास्टर और पेरिस की मूर्तियां नहीं पसंद कर रहे। बाजार में छोटी बड़ी सभी आकार की मूर्तियां विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। तो बंद ही हमारी भी तो बंद है। गणेश जी प्रतिमा की मांग ज्यादा मिट्टी की है, पीओपी की सब पूछ के ले रहे। पीओपी के है कि मिट्टी के है। और अभी तो ऐसा है कि 2-3 दिन बाकी है तो बाजार थोड़ा कम चल रहा है और मूर्ति में सुंदरता ज्यादा देखते हैं आदमी। तो डिजाइन पसंद करता है ग्राहक और इसके अलावा कलर पसंद करता है। मतलब सही होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। कोई बार बार मूर्ति रखी नहीं जाती, साल में एक ही बार रखते हैं लोग। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निरंकारी भवन सिंधी कैंप में आयोजित शिविर में संत निरंकारी के अनुयायियों ने सिंधी समाज के लोगों के साथ बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में वित्त मंत्री जयंत मलैया भी पहुंचे और फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। शिविर के दौरान जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर पीसी स्वर्णकार की निगरानी में 100 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रहण किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्यों सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों की मौजूदगी रही।
आया हूँ और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये रक्तदान शिविर हो रहा और विगत कई वर्षों से होता आ रहा है और आई थिंक ये दमोह में 6वां या 7वां हो रहा है। यही एक मकसद रहता है कि जो हमारे मिशन का नारा है, रक्त नाड़ियों में बहे ना कि नालियों में बहे, ह्यूमन कॉज से जुड़ा हुआ है। इस रक्तदान का नाम भी मिशन की तरफ से ह्यूमननेस ब्लड ड्राइव, कि ब्लड रन थ्रू माय वेन, कि मेरी नाड़ियों में मानवता के प्रति समर्पित खून बहे। तो ये नारे उद्देश्य है, एक्चुअली थॉट, अंदर का जो थॉट है वो स्पिरिचुअल है। आप देख रहे हैं खाकी वर्दी और ये SNCF के वॉलंटियर्स किया गया है। जी, आज संत निरंकारी मंडल की ओर से प्रतिवर्ष के जो कैंप किया जाता है वो आज के दिन हमने फिर रखा और काफ़ी डोनेशन इसमें हो रहा है, रक्तदान। और ये हमारा जिले का सबसे बड़ा कैंप होता है और हमें जरूरत के लिए रक्त मिल जाता है। और ऐसे मरीजों को जिनके साथ कोई रक्तदाता नहीं होता है और दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं तो उनको दे पाते हैं और इसमें कई रोगी ठीक भी होते हैं, उनकी जान भी बचती है। करीब कितने यूनिट रक्त का संग्रहण हो गया है? अभी पिछले बार तो 113 यूनिट रक्त आया था, इस बार भी 100 से ऊपर रक्त आने की संभावना है यूनिट। जिले के देहात थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ की सोनार नदी में एक युवक के डूब जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कोटघाट के समीप द्वारका नामदेव सोनार नदी में नहाने गया था, जो लापता हो गया। उसके नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश प्रारंभ कर दी है। सुबह 11 बजे सबने देखो तुम्हें कोनो फांसी नहीं लगा रहा हो, तुम्हें कोनो फांसी नहीं लगा रहा हो, तुमने देखो जिले के पथरिया थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में एक वृद्ध की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किशन लोहार का खून से लथपथ शव उसके ही घर में पड़ा मिला। शव के पास ही एक पत्थर भी पड़ा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी से उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।